ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। मेरा नाम त्रिदीप है। तकरीबन 4 सालों से मेरी नींद बर्बाद हो चुकी है। मुझे अक्सर रात को आते एक सपने ने बहुत परेशान कर रखा था। पता नहीं मतलब कौन सी जगह थी ये जिसकी सड़क पर मैं चलता चला जाता था और फिर एकदम से गायब हो जाया करता था। मैं हर रोज आधी रात को नींद से हड़बड़ा कर उठता और देखता कि सब कुछ ठीक है। दोबारा सोता, लेकिन फिर से मेरे साथ वही होता। मैंने कई डॉक्टर दिखाए, कोई दवा काम ना आई तो हकीम, वैद्य, तांत्रिक, ताबीज, मंदिर, दरगाह कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने हर तरह के जतन कर लिए, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि अपने घर को ही बदल दिया जाए। मैं जहां रह रहा था वहां से जितना हो सके उतनी दूर एक मकान के बारे में पता चला, तो उसे देखने के लिए अपनी बीवी और बच्ची को लेकर एक रविवार के दिन गया। सब कुछ सही और ठीक ठाक था जब तक उस मकान तक जाने वाली वो रोड नहीं आ गई। ये वही रोड थी जिसे मैं सपने में देखा करता था। पिछले 4 सालों से ठीक वही पेड़ लगे थे, लेकिन बस थोड़े बड़े और बिल्कुल वैसे ही बोर्ड्स लगे थे, लेकिन पुराने जंग लगे बोर्ड थे। मैंने सोचा था कि थोड़ा सुकून मिलेगा उस मकान को देखकर, लेकिन वो भी नहीं मिला, क्योंकि इस मकान को भी मैंने थोड़ा धुंधला धुंधला ही सही, लेकिन अपने सपने में जरूर देखा था। अब पानी सर के ऊपर जा चुका था। मैंने मेरी बीवी अनु से तुरंत कहा, अनु, मैं ये घर नहीं लूंगा। ये सड़क, ये मकान वही है जिसे मैं अपने सपने में इतने साल से देख रहा हूं। वो मेरी ओर पलटी और बोली, त्रिदीप, एक बार घर देख तो लो। तुम्हारे एक सपने की वजह से इतनी अच्छी लोकेशन का मकान छोड़ के इतनी दूर आए हैं। इतनी मुश्किल से ये ढंग का मकान मिला है और तुम इसे भी नहीं लेना चाहते। अरे कम से कम देख तो लो। मैं तो मन ही मन ठान चुका था कि इसे तो नहीं लूंगा मैं, चाहे जो हो जाए। और अंदर जाते ही मैंने देखा, बिल्कुल नई नवेली पुताई की हुई थी मकान के अंदर की दीवारों पर, जैसे शायद दीवारों का पुरानापन छुपाने को किसी ने चूना पोत दिया हो, ताकि कोई खरीदार अगर मिले तो कम से कम मकान दिखाया जा सके। अनु को यह मकान बहुत ही पसंद आया, लेकिन मेरी तो जैसे धड़कनें ही बढ़ गई थी, क्योंकि इस घर को जैसा मैंने अपने सपनों में देखा था वैसा ही था, लेकिन रंगाई पुताई से थोड़ा अलग लग रहा था। मकान में घूमते घूमते एक कमरे में जब अनु और मैं घुसे तो सामने की दीवार देखकर मुझे बहुत उलझन सी होने लगी। इस दीवार पर मैंने सपने में कुछ धुंधला धुंधला लिखा हुआ देखा था। दीवार पे लगा चूना मुश्किल से 1-2 दिन पुराना था। मैंने उसे नाखूनों से नोचना शुरू किया और जब खुरचना शुरू किया तो चूना अपनी जगह से झड़ने लगा और काफी बड़े हिस्से से जब मैंने चूना झाड़ा तो सामने दीवार पर बड़े अजीब तरह से उबड़ खाबड़ सी लिखावट में लिखा था, तुम जितना सोच नहीं सकते उतना प्यार करती हूं मैं तुमसे। जब से तुम इस दुनिया से गए हो
तब से तुम्हारी याद में पागल हुए जा रही हूं। प्लीज प्लीज यहां मत आया करो। मैंने ध्यान से देखा तो मुझे कुछ शक हुआ। हाथ बढ़ाकर उस लिखावट को खुरच के देखा तो पाया कि वो किसी के खून से लिखा हुआ था। लिखावट देखकर इतना तो समझ आ रहा था कि ये ताजा नहीं है, बहुत ही पुराना है, लेकिन फिर भी मैं किसी भी हाल में ये मकान लेना ही नहीं चाहता था। लेकिन मेरी बीवी अनु, उसे ये मकान एक नजर में भा गया। उसने कहा कि ये मकान इतने सालों से खाली पड़ा है, शायद इसीलिए किसी ने शैतानी करके ये सब किया होगा। फालतू की बातें ना सोचकर इसी मकान को लेने पर आमदा थी वो। मैं भी उसकी जिद के आगे हार गया। खैर, बड़ी हिम्मत करके उस मकान को खरीदा। वहां सारा सामान लेकर शिफ्ट करने से पहले पूरे मकान की मरम्मत और पूरे 3 कोट पेंट के करवाए। आज पहली रात थी यहां। काफी थकान थी मुझ में और खाना खा के लेटते ही मुझे नींद आ गई। मैं सो ही रहा था जब माथे पर कुछ गिरा। नींद में ही था, हाथ मार के फिर से सो गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर से वही। मैंने ध्यान नहीं दिया और करवट लेकर सो गया। लेकिन तीसरी बार फिर। उफ, क्या है ये? मैं चिढ़कर खिसियाता हुआ उठा और लाइट जलाई तो सामने शीशे में देखा कि माथे पर जो गिरा था वो खून की बूंदें थी। हाथ से मिटाने के चक्कर में पूरे चेहरे पे वो खून फैल गया था। मेरे इतना देखने के बाद जब मैंने ऊपर छत की ओर देखा तो वो देखते ही मुझे चक्कर सा आ गया। हाथ पांव मेरे खौफ से फूल गए और माथे से खून को अपने में मिलाकर पसीना टप टप गिरने लगा। मेरे सर के ठीक ऊपर किसी ने ताजे खून से लिखा था, तुम जितना सोच नहीं सकते उतना प्यार करते हैं मैं तुमसे। जब से तुम इस दुनिया से गए हो तब से तुम्हारी याद में पागल हुए जा रहे हैं। प्लीज प्लीज यहां मत आया करो। मैं इतनी देर से खुद को संभाले हुए था, लेकिन वो छत पर ताजे खून से लिखावट देखते ही घबराहट से मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर अनु भी जाग गई और मुझसे पूछने लगी कि मैं इतना घबराया हुआ क्यों हूं। मैंने उसे अपना चेहरा और हाथ दिखाते हुए कहा, अनु ये देखो, पूरे चेहरे और हाथ मेरे खून से सने हुए, और ऊपर छत पे देखो, वो ताजे खून से फिर से वही लिखा हुआ है जो बाहर दीवार पे लिखा हुआ था। अनु ने पहले घबराहट में अजीब सी निगाहों से मेरा चेहरा और हाथ देखा और फिर छत को घूरते हुए उसने कहा, त्रिदीप तुम ठीक तो हो ना? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा वहां। मैं उस पर चिल्लाते हुए बोल पड़ा, अनु तुम अंधी हो गई हो क्या? इतना सारा खून, वो भी ताजा ताजा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हाँ देखो, ऊपर देखो, साफ तो है। हाँ अनु थोड़ा सा चिढ़ गई और मुझे वापस सोने को कहने लगी, लेकिन
मैं उस कमरे में अब और नहीं रुक सकता था। मैं उठा और अनु का हाथ पकड़ के उसे भी खींच कर उठाया और सोने के लिए दूसरे कमरे में चला गया। अगली सुबह मेरी 10 साल की बेटी तनु मेरे पास में आई और आकर उसने अपना फोन मेरे हाथों में देकर अपनी आईने के सामने ली गई एक सेल्फी दिखाई। मैंने पूछा कि इसमें क्या हुआ, तो उसके बताने पर मैंने ध्यान से देखा तो बिल्कुल उसके कहे मुताबिक फोटो में तनु की आंखें खुली थी, लेकिन आईने में उस तस्वीर में तनु की आंखें बंद पड़ी थी। मैं अब तो बिल्कुल सोच चुका था कि यहां गड़बड़ तो है ही, ये आईना ही शायद सारी गड़बड़ों की जड़ था। मैंने वो आईना दीवार से निकाला और ले जाकर उसे गैराज में रख दिया। अब घर में एक आईना तो चाहिए ही। मैं बाजार गया और एक नया आईना उसी साइज का लेकर आया। मैं आईने को कमरे में लेकर आया और उसे लगाने की कोशिश में उठ के हुक्स में अटकाने की कोशिश में मैंने आईना उठाया और जैसे ही लगाने गया तो पीछे से मेरे कानों में एक आवाज मुझे सुनाई दी। एक पल को ऐसा लगा जैसे मेरे बदन को लकवा मार गया हो। वो आईना मेरे हाथ से छूटकर मेरे पैरों पर गिरा और चकनाचूर हो गया और एक बड़ा सा टुकड़ा मेरे पैर में धंस गया। खून बहुत बुरी तरह से बह रहा था। मैं एक टांग पर उछलता कूदता जाकर एक कोने में बैठ गया और पैर में धंसे कांच के टुकड़े को निकाल ही रहा था जब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि उन कांच के टुकड़ों के बीच जमीन पर पड़ा मेरा खून ऐसे जमीन में समा गया जैसे कि कोई रुई का गोला पानी सोख लेता हो। देखते ही देखते वहां एक भी बूंद खून की नहीं थी। मेरी तो घबराहट से चीख निकल गई। मेरे इस तरह के बर्ताव को सुनकर अनु और तनु दोनों दौड़े दौड़े मेरे पास पहुंचे और वो हैरानी से पूरा कमरा देखने लगे। मैंने उन्हें इशारे से दिखाकर कहा, वो देखो वहां पर मेरा खून पड़ा था, वहां पूरा का पूरा जमीन ने सोख लिया, पता नहीं कैसे। मैं कह रहा हूं तुमसे, ये मकान हमें छोड़ना ही पड़ेगा, वो भी हर हाल में हमें इस मकान को छोड़ना पड़ेगा। दोनों ने मेरी उंगली के इशारे पर पहले जमीन को देखा और फिर मेरा पैर देखा। अनु भाग के मेरा पैर पकड़ के तनु से फर्स्ट एड बॉक्स लाने को बोली। मैं उससे कहता रहा कि जमीन ने खून सोख लिया, लेकिन वो मानी ही नहीं और आखिरकार मुझ पर चिल्ला पड़ी। कहने लगी कि मैं फालतू की बातें सोच सोच के पागल होता जा रहा हूं। उसने कहा कि जमीन पे थोड़ा सा खून पड़ा है और कांच के टुकड़े हैं, वो साफ कर देगी थोड़ी देर में। मैंने उसके बाद अनु से कोई बहस नहीं की। दिन भर मैं लेटा ही रहा और रात को खाना खाके हम दोनों सो रहे थे जब मुझे साफ समझ आया जैसे कोई आकर पलंग पे चढ़ा और मेरे ऊपर आकर लेट गया और मुझे 1 ग्राम भी वजन महसूस नहीं हुआ। लेकिन कुछ ही देर में मेरे पूरे बदन में जैसे सुइयां चुभने लगी। मुझे रह रह के बिजली के तेज झटके लगने लगे।
और मैं अजीब तरीके से चीखने और चिल्लाने लगा। जब मैं रुका, मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं गराज में उसी आईने के सामने खड़ा हूं जिसको उठाकर मैंने सवेरे ही यहां रखा था। मेरी जगह कोई भी और होता तो ऐसी ही हैरत उसे भी होती। उसे भी यही लगता जैसे वो चीख कर किसी को पुकारना तो चाह रहा है, पर हलक से सांस तो आ रही है लेकिन आवाज नहीं निकल रही। आंखें शायद जो भी देख रही है सब कुछ गलत है, क्योंकि सामने आईने में मुझे अपनी जगह एक लड़की दिखाई दे रही है। और इसके बाद मुझे पूरी बात पता चली। शीशे में दिख रही उस लड़की ने मुझे सब कुछ बताया। ये उसी लड़की का घर था जिस जमाने में जात पात और धर्म मजहब का बहुत खौफ था। उस जमाने में इतना प्यार कर बैठी थी वो एक लड़के से कि घर वालों से भागकर शादी की थी उसने। और लड़के का नाम था ब्रिजेश। इस लड़की का नाम तो शायद पारुल था, मुझे हल्का हल्का याद था। उसी ने बताया कि बहुत ही खूबसूरत थी जिंदगी, दोनों बेहद खुश थे। बस काम को लेकर ब्रिजेश कुछ दिनों से बहुत परेशान सा लग रहा था। पारुल जब भी बात करने की कोशिश करती तो ब्रिजेश और ज्यादा चिढ़ जाता। एक रात सोते वक्त पारुल ने सोचा कि सवेरे उसे खुशखबरी देगी, ब्रिजेश को आने वाले मेहमान की खुशखबरी देगी। रात को पारुल की नींद चिल्लाने की आवाजों से खुली। तुम समझने की कोशिश उठकर सुना तो लगा जैसे कहां जाएगी, ब्रिजेश क्या करेगी? किसी से झगड़ा कर रहा था। पारुल एकदम से कमरे से बाहर दौड़ी तो कमरे में जो देखा तो पारुल खुद को संभाल नहीं पाई। सामने ब्रिजेश से एक लड़की लिपट कर रो रही थी और पूछ रही थी कि जब वो पारुल से प्यार ही नहीं करता तो उसे छोड़ क्यों नहीं देता। पारुल को शायद इतना दुख उस लड़की के रोने का नहीं था जितना ब्रिजेश के रोते रोते इस चीज को कहने का था कि हाँ नहीं करता मैं उससे प्यार, लेकिन अब एक बोझ है वो मेरे ऊपर जिसे ढोना ही है मुझे। सबसे भगा के लाया हूं, कहां जाएगी वो, क्या करेगी? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? पारुल अपने प्यार को बोझ मानने को तैयार नहीं थी और रोती हुई अंदर अपने कमरे में चली गई। ब्रिजेश ने रोने की आवाजें सुनी तो समझ गया कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। दोनों में रात भर झगड़ा हुआ और अपने आप को, अपने प्यार को भीख मांगने को तैयार नहीं थी वो, और गुस्से में ही हाथ के सामने जो मिला वो उठाकर मार दिया। हाथ में एक भारी फ्लावर वास था। ब्रिजेश ने उसी के सामने घुट घुट कर अपना दम तोड़ दिया। पारुल जानती थी कि वो हर हाल में ब्रिजेश को छीन लाती उस लड़की से, लेकिन एक पल के गुस्से ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन तबाही सब कुछ खत्म हो ही चुका था। पारुल ने अपना एबॉर्शन करवा लिया।
पागल सी हो गई वो। 24 घंटे वो बस पागलों की तरह घर में घूमती रहती, कभी भी कहीं भी रोने लगती, और जब दर्द तब से तुम्हारी याद में पागल हुए जा रहे हैं। प्लीज प्लीज यहां मत आया करो। 1 महीने के ऐसे सलाब के बाद पारुल की मौत हो गई। इतना सब कुछ बताते बताते पारुल रोते हुई बोली, तुम तो ब्रिजेश से त्रिदीप बन के मर के भी जी उठे। मैं यही तुम्हारे इंतजार में फंसी, जीते जी मरी। तो मौत ने दोबारा जिंदगी नहीं दी, दोबारा जिंदगी नहीं दी। आईने में दिखती हुई पारुल धीरे धीरे मेरे ही अक्स में तब्दील हो गई, और उसी वक्त अनु और तनु मुझे ढूंढते ढूंढते गराज तक आए, मुझे वापस कमरे तक ले गए। काफी दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन आज भी कभी कभी मेरे पिछले जन्मों की सजा मैं इस जन्म में रह रह के भुगत रहा हूं। पता नहीं ये सब कब और किस दिन खत्म होगा, पर इतना सही है, मेरी पारुल शायद मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। आज भी रह रह के कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है।